प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की राजस्थान में देखो बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। तो आज हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का पूरा मॉडल पेपर देखने वाले हैं। आपको पता है कि आपका एग्जाम सितंबर के महीने में होने वाला है, यानी अपने पास दोस्तों बहुत कम समय बचा हुआ है एग्जाम में तैयारी करने के लिए, है ना। अब काफी सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, कोई कोई बच्चे ऐसे जो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको समझ नहीं आ रहा कि तैयारी किस टाइप से की जाए, है ना। तो आज कंप्लीट मॉडल पेपर आपके सामने में रखने वाला हूं ताकि आपको पता चल पाएगा कि जो आपका एग्जाम होगा उसमें किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको पहले बता देता हूं कि इस क्लास में अपन राजस्थान जीके, हिंदी, पॉलिटी, साइंस, कंप्यूटर, मतलब जो जो आपके सिलेबस में है वो कंप्लीट अपन पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से इस क्लास को देख लेना और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट कर लेना। स्कोर कमेंट आपको जरूर करना है ताकि मुझे भी पता चले कि जो हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे हैं ना उनके नंबर कितने आ रहे हैं, उनकी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। नमस्कार नमस्कार, सभी को राम राम। देखो सभी का राम राम स्वीकार कर लिया है मैंने, फटाफट तरीके से लाइव जुड़ जाओ। थोड़ा सा क्लास में लेट हो गया और उसने किसी कारणवश, बट अब क्या है, अपनी क्लास है वो विधिवत ढंग से स्टार्ट हो चुकी है। नमस्कार नमस्कार, सभी को राम राम। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की। और अपन सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो बिल्कुल अपन हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी से अपन बढ़िया तरीके से स्टार्ट करेंगे ताकि भैया आपको पता चले हिंदी के क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, हिंदी से दोस्तों आपकी परीक्षा में 20 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे हिंदी से गुरुजी? हिंदी से आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का इस क्लास का शुभारंभ करते श्री गणेश करते हैं दोस्तों। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है? पहला सवाल पूछा है, निम्न में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे व्यंजन संधि है वो किस में हो जाएगी। यहां पर आपको बताना है व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा शब्द है वो आपका रहेगा। देवालय, पवन, स्वागत, उच्चावाच। तो फटाफट कमेंट करेंगे व्यंजन संधि किस में है, फटाफट कमेंट करो। चलो भाई, हाँ तो ऑप्शन क्या आ रहा है सबका? डी ऑप्शन आ रहा। वेरी गुड। यहाँ पर देखो हाइपर राजा ने बता दिया कि गुरुजी उच्चावच में क्या है, यहाँ पर उच्चावच शब्द है ना, ये अपने व्यंजन संधि का उदाहरण है। बहुत सारे बच्चों ने पहला ही सवाल है वो सही कर दिया है यहाँ पर। तो जो भी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हिंदी से दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है ना। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा, फटाफट कमेंट करेंगे। इनमें से बताना है कि किसमें उपसर्ग का प्रयोग है वो यहां पर नहीं हुआ है। तो देखिए उन्नत, तन्मय, प्रत्युत्तर और अनार, इनमें से बताओ कि भाई किस में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। बढ़िया तरीके से जोरदार तरीके से क्लास को थोड़ा सा शेयर करो भाई, दबा के क्लास को लाइक और शेयर कर दो और ध्यान से देख लेना। ये एक दोस्तों क्लास है वो एग्जाम में बहुत काम आने वाली चीज है। तो यहाँ पर कमेंट कीजिए कि इसमें से उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं हुआ है। तो उपसर्ग का प्रयोग दोस्तों है वो अनार में नहीं हुआ है। अनार में कोई भी उपसर्ग है दोस्तों वो यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। ठीक है ना। जो भी ऑप्शन डी को कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन सही है। मुस्कान, मीना, राधे राधे, बिल्कुल सभी को राधे राधे, सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, निम्न में से तदित प्रत्यय का वाला शब्द कौन सा है? यहां पर आपको बताना है कि कौन सा यहां पर दोस्तों है वो तदित प्रत्यय वाला शब्द है। बुराई, सिलाई, लड़ाई और कटाई। फटाफट कमेंट करो तदित प्रत्यय है वो किस में लगा हुआ है। चलो भाई साहब फटाफट कमेंट आने दो। तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वो यहाँ पर किस में हुआ है ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर ऑप्शन को ध्यान से अपन, तो पहला है बुराई। बुराई में क्या है दोस्तों? तदित प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा यहाँ पर? बुराई ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा है, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा है? कभी कभी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो प्रश्न को पूरा पढ़ते नहीं है। देखो आपको ध्यान से पहले प्रश्न को पूरा पढ़ना है। प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है वो कौन सी नहीं है। आप है पढ़ लेते हो। यहाँ पर क्या है पूछा कि किनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? कमाई, लड़ाई, पढ़ाई और भलाई। ऑप्शन देखो बड़े अच्छे ऑप्शन आपको दिए हैं यहाँ पर। फटाफट कमेंट करेंगे क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है यहाँ पर, तो वो है भलाई। क्या उत्तर रहेगा बताओ यहाँ पर? भलाई ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका सही रहेगा। ठीक है, डी जो भी कमेंट कर रहा है डी सही है। अगला सवाल आपके सामने, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? यहां पर आपको बताना है 4 वाक्य आपको दिए हुए होंगे एग्जाम में ना। एग्जाम में आपको 4 वाक्य दिए हुए होंगे।
उनमें से आपको पहचान करनी है कि संबंधवाचक सर्वनाम किसमें है। मैं अपना काम स्वयं करता हूं, कोई कुछ भी कहे हमें क्या, जिसे भी देखता हूं वह व्यस्त है और वह स्वतः समझ गया। यहां पर बताना है कि संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा वाक्य है। संबंधवाचक सर्वनाम दोस्तों है वो वाक्य सी में है कि जिसे भी देखता हूं वह व्यस्त है। तो यहां पर आपका उत्तर क्या रहेगा कि गुरुजी ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है, संबंधवाचक सर्वनाम है वो यहां पर दिया हुआ है। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहे हैं। यहाँ पर अजय कुमार है, यहाँ पर बहुत बढ़िया, लक्ष्मण नैन है, मिस प्रजापत, सुनीता जी है, यहाँ पर शर्मा साहब है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, बढ़िया तरीके से कमेंट आ रहा है सबका। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, निम्न में से गलत विकल्प है, इनमें से पहचान करना है कि गलत विकल्प कौन सा है। वह चतुर निकला, सक्रमक क्रिया है क्या। वह कॉलेज से आकर सो गया, पूर्वकालिक क्रिया। उसने आम खाया, सक्रमक क्रिया। मोर नाचता है, अक्रमक क्रिया। देखो 4 वाक्य क्रिया से दिए हुए, इनमें से बताना है कि कौन सी क्रिया है और वाक्य वो गलत है। फटाफट कमेंट करेंगे किस विकल्प में दोस्तों आपको बताना है त्रुटि है, गलत है वो वाक्य। तो वो आपका रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, वह चतुर निकला। यहां पर सकर्मक क्रिया नहीं आएगी, वह चतुर निकला यहां पर अपनी दोस्तों सकर्मक क्रिया है वो नहीं आने वाली है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है तत्सम और तद्भव का अशुद्ध द्विगुण कौन सा है। एक तरफ क्या है दोस्तों, यहाँ पर है तत्सम, इस तरफ है तद्भव, इनमें से बताना है अशुद्ध द्विगुण कौन सा है। तो देखिए इक्सु है वो इक का तत्सम, अज्ञानी का तत्सम अनजाना, एला का तद्भव इलायची, दधी का तद्भव है वो यहाँ पर दूध है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा तत्सम और तद्भव का जोड़ा सही नहीं लिखा हुआ है। चलिए तत्सम तद्भव, देखो ये 100% दोस्तों छपने वाले क्वेश्चन है सारे के सारे। तो यहां पर अगर ध्यान से देखें दोस्तों, दधी तत्सम है और इसका तद्भव है वो दूध नहीं होगा। अशुद्ध द्विगुण कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका अशुद्ध है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहा है वेरी गुड। अगला पूछा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक घोड़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। घोड़े का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों, घोड़ा शब्द का पर्यायवाची है वो कौन सा नहीं है। तुरंग, घोटक, अय या मतंग। फटाफट कमेंट करेंगे दिए गए विकल्पों में से कौन सा घोड़े शब्द का पर्यायवाची है वो नहीं है। तो घोड़े का पर्यायवाची दोस्तों बिल्कुल है ना, मतंग है वो नहीं होता है। जो भी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहा है बताओ, डी ऑप्शन आपका राइट है। देखो मैं यही चाहता हूं क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक आ चुका है, जो बच्चे तैयारी नहीं कर पाए वो कम समय में तैयारी कर ले, इसलिए मैं थोड़ा क्या यहाँ पर फास्ट नहीं तो क्लास में बातें कर रहा हूँ, सीधा ओनली फॉर अपना फोकस है वो क्वेश्चन पे रहेगा, क्वेश्चन आंसर पे फोकस करेंगे। और जो प्रश्न दोस्तों आपके गलत हो रहे साथ साथ में उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जब फ्री हो तब देखा करो, उसको भी याद किया करो, ठीक है ना। बिल्कुल वो आपको गारंटी दे रहा हूं ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, आउट ऑफ सिलेबस कहीं से नहीं मिलेगा, जो मैंने पढ़ा रखा है वही आपको मिलने वाला है। बस आप हमारे साथ ट्रस्टेड जुड़े हुए रहो और शानदार तैयारी करते रहो। अगला पूछा है दोस्तों दाता का विलोम क्या होगा। विलोम का मतलब उल्टा दोस्तों, दाता का विलोम क्या होता है, त्राता, उदार, सुम या प्रज्ञ। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। दाता, दाता मतलब देने वाला दोस्तों, दाता का मतलब क्या होता है, देने वाला। तो इसी का अगर अपने उल्टा देखे विलोम तो वो रहेगा सूम, है ना, सूम दोस्तों। जैसे अपना कोई मित्र है वो बड़ा सूम है ना, वो कुछ किसी को रुपया वगैरह देता नहीं, बिल्कुल भी खर्चा वर्चा नहीं करता है ना, किसी कोई चीज देना नहीं उसको, कुछ नहीं करता वो, उसे कहते हैं सूम। और दाता मतलब जो हर जगह कहीं पे पैसे दे रहा है या कुछ भी कार्य कर रहा है, हर चीज में हेल्प कर रहा है, तो दाता है वो क्या होता है, बड़े दिल वाला होता है। सूम होता है क्या होता है, छोटे दिल वाला होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या रहेगा, सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, अगला प्रश्न पूछा शुद्ध रूप है, यहाँ पर बताना है शुद्ध रूप कौन सा है। यहाँ पर क्या बताना आपको, यहाँ पर शुद्ध रूप कौन सा है वो आपको बताना है। देखिए उज्जवल, उज्जवल, उज्जवल और उज्जवल, इतने बड़े हो गए, हिंदी तो आपने पढ़ी होगी, है ना। आज आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो आपने पहले हिंदी पढ़ी होगी, हिंदी में उज्जवल नाम तो आपने पढ़ा ही होगा। उज्जवल नाम तो भाई बहुत प्रसिद्ध नाम है। तो फटाफट कमेंट करेंगे कि उज्जवल है वो सही तरीके से किस तरीके से लिखा जाता है। उज्ज्वला योजना दोस्तों आपको बताए, जो गैस की टंकी आती है ना, बिल्कुल इंडियन गैस से जो चूल्हा आता है उज्ज्वला का नाम का, तो अपन को पता है उज्ज्वला योजना भी चलाई गई थी दोस्तों, ठीक है। तो उज्ज्वला के बारे में अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि उज्ज्वल नाम सही कौन सा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा उज्ज्वल ऑप्शन सी वाला। ऑप्शन सी वाला उज्ज्वल दोस्तों है ना,
वो बिल्कुल राइट है। कौन सा यहाँ पर सही है दोस्तों? उज्जवल। उज्जवल है उ ज आधा फिर से, ठीक है, फिर वल, ये बिल्कुल एकदम क्या है? उज्जवल 100% शुद्ध नाम है। तो जो भी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा देखते हैं। बहुत बढ़िया, हाँ जी मास्टर जी आपकी आवाज तो, अरे भाई साहब अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, प्रागैतिहासिक शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? यहां पर बताना है प्रागैतिहासिक काल होता है दोस्तों, वो किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? देखिए, अति प्राचीन इतिहास के लिए होता है क्या? लिपिबंध इतिहास के लिए होता है? ज्ञात इतिहास से पूर्व के समय के लिए होता है? या जिस इतिहास के प्रमाण हो उसे? फटाफट कमेंट करेंगे। अपने एक दोस्तों पढ़ा होगा प्रागैतिहासिक काल है ना, ऐतिहासिक काल, तो उसमें आपको सबको पता होगा कि जो प्रागैतिहासिक दोस्तों होता है ना, इस शब्द का प्रयोग कब होता है? जब दोस्तों क्या हो, जब दोस्तों बात हो रही हो ज्ञात इतिहास से पहले की। जितना इतिहास ज्ञात कर लिया है, अगर उससे भी अगर पहले की बात कर रहे हैं, पूर्व समय की बात कर रहे हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक। ठीक है ना, प्रागैतिहासिक ऑप्शन सी आपका राइट है। जो भी ऑप्शन नंबर सी को कमेंट कर रहा है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, चीज कम हो मांग ज्यादा, तो यहां पर बताना है लोभोक्ति क्या सही रहेगी। अपने पास यहां पर क्या है दोस्तों? बिल्कुल अपने पास में सेव एक है। एप्पल कितना है दोस्तों? एप्पल अपने पास में बिल्कुल एक है, बट एप्पल की डिमांड करने वाले अधिक है, तो लोभोक्ति क्या रहेगी? ऊंट के मुंह में जीरा, एक अनार 100 बीमार, ऊंची दुकान फीके पकवान, चोरी का माल मोरी में। तो देखो दोस्तों, यहां पर आपका उत्तर रहेगा कि भाई एक चीज है ना, चीज कम और मांग अधिक हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार, है ना। हमारे पास दोस्तों क्या है? अनार है। अनार किस लिए खाते हैं? जैसे जो बीमार होता है ना, अगर वो अनार वगैरह खाता है तो उसकी क्या होती है? ब्लड दोस्तों है वो बढ़ जाता है, फिर स्वस्थ हो जाता है। तो उसी तरीके से कि अनार भी भाई क्या है? एक है, और बीमार ज्यादा है, तो यहाँ पर डिमांड है वो ज्यादा बताई जा रही है। तो जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट रहेगा। अगला सवाल पूछा है, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का प्रयोग सही नहीं हुआ है? एक तरफ अंग्रेजी में है, एक तरफ हिंदी में है, इनमें से बताना है सही कौन सा नहीं है। फटाफट कमेंट करेंगे। इंग्लिश आती है क्या आपको? हाँ जी बताओ, फटाफट कमेंट करेंगे। चलो यहां पर आपको बताना है कि किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का प्रयोग है वो सही से नहीं हुआ है। तो यहां पर अगर दोस्तों अपन देखें तो यहां पर देखो तुष्टिकरण, है ना, यहां पर दोस्तों लिखा है अप्रेसमेंट, तुष्टिकरण है, ये बिल्कुल यहां पर क्या है? त्रुटिपूर्ण है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन यहां पर त्रुटिपूर्ण है। बाकी तीनों ही राइट, ध्यान रखना भाई। चलो आगे बढ़ते, अगला बताओ कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से बताना है कि कौन सा वाक्य यहां पर बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, नौजवान युवक को आगे आना चाहिए, इसके बाद फिर क्या हुआ? देश भर में ये बात फैल गई, ये कैसे संभव हो सकता है? यहां पर आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। फटाफट कमेंट करेंगे, वाक्य की पहचान कीजिए, बताओ कौन सा वाक्य शुद्ध है वो आपको बताना है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहां पर आप सबका उत्तर आ चुका है कि देश भर में ये बात फैल गई, ये वाक्य क्या है? बिल्कुल एकदम शुद्ध है दोस्तों। ठीक है ना, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहा है, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका एकदम सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते, अगला सवाल। अगला पूछा, कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकाला जाने वाला पत्र कहलाता है। यहां पर दोस्तों आपको बताना है कि कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश के लिए जो स्वीकृति दी जाती है ना, उसका पत्र निकालते हैं, उस पत्र को क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे कि उस पत्र को क्या कहते हैं। परिपत्र कहते हैं क्या, है ना, परिपत्र कहा जाता है क्या दोस्तों? कार्यालय आदेश कहा जाता है क्या? कार्यालय टिप्पणी कहा जाता है क्या? यहां पर अनुस्मारक कहा जाता है। चलो बताओ, कर्मचारियों के अवकाश के लिए जो दोस्तों पत्र निकाला जाता है, उस पत्र को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल आप सबका एकदम उत्तर राइट आ रहा है, उसे कहते हैं कार्यालय आदेश। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कार्यालय आदेश कहा जाता है। काफी सारे विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहे, बड़ी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते, अगला बताओ फिर। अगला पूछा है, अर्ध शासकीय पत्र में प्रेषित की संबोधन की शैली कौन सी होती है? यहां पर आपको बताना है 4 शैलियां दी हुई, इनमें से बताना है आपको यहां पर क्या करना है दोस्तों? अर्ध शासकीय पत्र लिखना है।
तो यहाँ पर बताना है प्रेषित की जो संबोधन की शैली होती है ना, उसमें क्या आएगा? सेवा में निवेदक आएगा, सेवा में शर्मा जी आएगा क्या, या प्रिय योगेश जी आएगा, या प्रिय या महामहिम राज्यपाल आएगा? फटाफट कमेंट करेंगे। बढ़िया तरीके से आगे राजस्थान जी की भी आएगा, बिल्कुल टेंशन मतलब साइंस भी आएगी, कंप्यूटर भी आएगा, कंप्लीट मॉडल पेपर आपके सामने है। तो अर्थशास्त्र के पत्र में प्रसिद्ध की संबोधन की शैली होती है वो होती है प्रिय योगेश जी। क्या आएगा यहाँ पर? प्रिय योगेश जी है, वो बिल्कुल आपका सही है। अगला सवाल आपसे पूछा है किसी पत्र के आवश्यक घटकों के में सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता है? आपको बताना है क्या करना है आपको यहाँ पर। सरकारी पत्र के जो घटक होते हैं ना, सरकारी पत्रों के जो घटक होते हैं उनमें कौन शामिल नहीं होता है वो आपको बताना है। फटाफट कमेंट करेंगे। संबोधन, दिनांक, अभिवादन और पत्रांक। फटाफट कमेंट करो सभी विद्यार्थी कि किसी आवश्यक घटकों में सरकारी पत्र के घटकों में कौन नहीं आता है। सरकारी पत्र के घटक होते हैं ना, उसमें दोस्तों अभिवादन नहीं आता है। अभिवादन है वो यहाँ पर है नहीं किया जाता है मेरे भाई। क्या उत्तर आएगा बता? सी ऑप्शन आएगा। अगला पूछा है सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी करता है। अब जैसे कोई भी भर्ती वगैरह आ रही है, यहाँ पर कोई भी सरकार की नई योजना आ रही है, तो उसकी जानकारी सरकार है ना वो किस पत्र में देता है? विज्ञप्ति में देता है क्या, निविदा सूचना में देता है, अधिसूचना में देता है, या ज्ञापन में देता है? तो अपन सबको बताए जब भी राजस्थान सरकार की कोई भी नई भर्ती आती है तो अपन उसे क्या कहते हैं? विज्ञप्ति जारी हुई है। सरकार क्या करता है दोस्तों? सरकार विज्ञप्ति जारी करती है, उसके माध्यम से पता चलता है कि भाई कौन कौन से नई योजना आई है, कौन कौन सी भर्तियां आई है, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ईजी हो गया। अगला सवाल पूछा दोस्तों आपसे, क्या पूछा है? कार्यालय टिप्पणी का प्रयोग होता है। कमेंट करेंगे। कार्यालय टिप्पणी का प्रयोग होता है दोस्तों, किस लिए होता है? किसी कार्यालय के कर्मचारी पर टिप्पणी करने के लिए, स्थानांतरण की सूचना देने हेतु, किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए विद्यमान नियमों के तथ्यों के अनुरूप की विचार हेतु, या किसी कर्मचारी को है ना चेतावनी देने हेतु। यहां पर आपको बताना है कि कार्यालय टिप्पणी होती है ना, कार्यालय टिप्पणी दोस्तों इसका प्रयोग है वो किस लिए होता है? फटाफट कमेंट में छाप दो। हिंदी के तो आप बहादुर हो भाई, हिंदी में तो आप डर ही क्यों रहे हो? बढ़िया से कमेंट करते रहो साथ साथ में। तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा कि किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए विद्यमान नियमों तथ्यों के अनुरूप विचार करने तो क्या करते हैं दोस्तों? यहाँ पर कार्यालय टिप्पणी की रचना की जाती है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कर रहा है देखो ऐसे ऑप्शन में ध्यान रखना है, जो लंबा ऑप्शन होता है और जो थोड़ा आपको सही लगता है ना उसको आपको सही कर देना है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अनुस्मारक के बारे में कौन सी बात गलत है? यहाँ पर बताना है अनुस्मारक के बारे में कौन सी बात है वो गलत है। ठीक है, अनुस्मारक में पूर्व पत्र का संदर्भ होता है, इसमें प्रतिलिपि देने का प्रावधान नहीं होता है, इसकी भाषा अपेक्षाकृत कठोर होती है, अनुस्मारक गजट में प्रकाशित होता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखें कि अनुस्मारक के बारे में है ना, अनुस्मारक के बारे में कौन सा कथन है वो गलत है, तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा वो क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी, क्या उत्तर आ रहा है आप सबका यहाँ पर? तो बिल्कुल हिंदी का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है, यहाँ पर आएगा कि अनुस्मारक का प्रयोग गजट में नहीं होता है ना, अनुस्मारक गजट में प्रसिद्ध होता है। ये बात क्या है? अनुस्मारक के बारे में बिल्कुल गलत है। आई बात समझ में सभी को? अब अपन क्या पढ़ेंगे दोस्तों, देखिए आगे बढ़ने से पहले आपके लिए दोस्तों रक्षाबंधन का स्पेशल ऑफर चल रहा है, ठीक है ना। जिसने भी राजस्थान चतुर्श्रेणी का कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, कंप्लीट कोर्स आपको हमारे पास मिल जाएगा। अगर आपको डर लग रहा है ना मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि राजस्थान में ऐसी वैकेंसी दोबारा नहीं आने वाली है। जिसने भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया फुल कोर्स आपको मिलेगा एकदम 0 लेवल से, ठीक है। सभी विषयों का समावेश है, पूर्णतः परीक्षा पैटर्न पर आधारित रहेगा, तो सफलता के लिए रामबाण है। ज्वाइन ना हो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप है, इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके अंदर लॉगिन कर देना, फिर मात्र आपको 499 रुपए में कंप्लीट कोर्स मिलेगा, वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ, जिससे बहुत कम समय में आप तैयारी कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, स्पेशल ऑफर है बहुत कम समय के लिए, तो ज्वाइन कर लेना। अगर आपको दूसरे से पेमेंट करना है तो देखो हेल्पलाइन नंबर है, इनसे कॉन्टेक्ट करो। ठीक है, बहुत शानदार कोर्स है, सभी विद्यार्थी इस कोर्स को ज्वाइन कर लेवे। अब आ चुका आपका राजस्थान जीके, और राजस्थान जीके में आपको पहले बता चुका हूं कि राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ गया है। अगर वेटेज बढ़ने के बाद भी आपका राजस्थान जीके कमजोर है
फिर तो भाई काम टेढ़ा है, क्योंकि अपने इतने धरने वरने दिए हैं, है ना, सरकार से डिमांड की थी भाई राजस्थान जीके बढ़ाओ, राजस्थान जीके बढ़ाओ, उन्होंने राजस्थान जीके हमारी बात माननी बढ़ा दिया है। अब जो राजस्थान जीके पे आप थोड़ा सा क्या करें, यहाँ पर ज्यादा फोकस करें। ठीक है, यहाँ पर बताएंगे राजस्थान में बीड स्थानीय नाम होता है, फटाफट कमेंट करेंगे। बीड दोस्तों है ना, और राजस्थान में बताना है किसका स्थानीय नाम होता है। बीड होता है राजस्थान में, वो किसका स्थानीय नाम होता है दोस्तों। तो यहां पर आप सबका उत्तर आ चुका है कि गुरुजी बीड कहते हैं, वो कहते हैं यहां पर चारागाह को। बीड क्या होता है दोस्तों, यहां पर चारागाह का स्थानीय नाम होता है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच की विस्तृत पठार जाना जाता है। अब देखो कुंभलगढ़ से लेकर गोकुंदा के बीच में जो पठार है ना, उससे क्या कहते हैं, लसाड़िया का पठार कहते हैं, गोकुंदा का पठार, बोराट का पठार, उड़िया का पठार, ये उड़ीसा का पठार है। ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे। कोमलगढ़ से लेकर गोकुंदा के बीच में जो विस्तृत पठार फैला हुआ है ना, उस पठार का नाम दोस्तों है वो है बोराट का पठार। ठीक है ना, बोराट का पठार कहां फैला हुआ है, कोमलगढ़ से लेकर गोकुंदा के बीच फैला हुआ है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। कंटेंट देख लो कितना तगड़ा कंटेंट आपको मिल रहा है, बढ़िया तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा नदी है और उत्पत्ति स्थल है। सही नहीं है। एक तरफ तो क्या है, यहाँ पर एक तरफ नदियां बताई गई है, एक तरफ उनका उद्गम स्थल बताया हुआ है। देखिए सोम का उद्गम कहां से होता है, बीचा मेड़ा की पहाड़ियों से, जाकम का छोटी छादड़ी से, बाण गंगा का सेवर की पहाड़ियों से, रूपारेल का उदिनाथ पहाड़ियों से। तो यहां पर बताना आप सभी को, यहां पर आप सबको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी और उत्पत्ति स्थल है वो सही नहीं है। फटाफट कमेंट में आन दो भाई, कमेंट में आन दो कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा यहां पर। तो बिल्कुल आप सबका यहां पर उत्तर आ चुका है ऑप्शन सी कि गुरुजी बाण गंगा का उद्गम होता है वो सेवर की पहाड़ियों से नहीं होता है। कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला पूछा है चंबल नदी पर निर्मित बांधों का है ना प्रवाह क्षेत्र के अनुसार आपको क्या करना, सही क्रम में व्यवस्थित करना है कि भाई चंबल नदी का जो प्रवाह होता है ना, उसमें सबसे पहले कौन सा बांध आएगा, फिर कौन सा बांध आएगा, फिर कौन सा बांध आएगा, है ना। चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में क्या करना है, आपको यहाँ पर सही क्रम में व्यवस्थित करना है, ये आपसे पूछा है। ये भी बहुत गजब का सवाल है, बहुत ही गजब का सवाल आपसे पूछा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा गांधी सागर बांध, फिर आएगा कोटा बैराज, फिर राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा सी। क्या रहेगा आंसर, सी ऑप्शन बिल्कुल। और देखो सबका उत्तर सी आ रहा है, ऐसी होनी चाहिए तैयारी आपकी, मजा आ गया भाई। सबका उत्तर क्या आ रहा है, सी आ रहा है। बड़ी खुशी होती है कि जब आप उत्तर क्या बताते हो एकदम सही बताते हो। निम्न में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है, फटाफट कमेंट करेंगे। मानसून का प्रत्यावर्तन होता है ना, वो कब होता है, मानसून प्रत्यावर्तन का काल दोस्तों होता है वो काल कौन सा है, ये आपको बताना है। तो मानसून का प्रत्यावर्तन होता है अक्टूबर से मध्य दिसंबर, अक्टूबर से लेकर मध्य दिसंबर में क्या होता है, मानसून प्रत्यावर्तन होता है। अगला पूछा है रेंगती मृत्यु कहा जाता है, फटाफट कमेंट करेंगे। रेंगती मृत्यु किससे कहते हैं, वन्य जीवों की मृत्यु को तो नहीं कहते हैं, वनों के आस को भी नहीं कहते हैं, सूक्ष्म जीवों की मृत्यु को भी नहीं कहते हैं। रेंगती मृत्यु कहलाती है मृदा उर्वरता का ह्रास होना दोस्तों। क्या होना, मृदा में उर्वरता का ह्रास होना ही क्या कहलाता है दोस्तों, रेंगती मृत्यु कहलाता है। आई बात समझ में सभी को, अच्छा तरीके से आएगी समझ में दोस्तों आपको ये बात। अगर आपसे पूछे रेंगती मृत्यु क्या है, तो रेंगती मृत्यु है वो यहाँ पर मृदा में उर्वरता का ह्रास होना। चलो आगे बढ़ते हैं, डी को राइट करते हैं। अगला पूछा है राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिला और शुभंकर में से बताना है कौन सा त्रुटिपूर्ण है। जिले दिए हुए हैं और जिलों के शुभंकर दिए हुए हैं। अलवर का शुभंकर इन्होंने बाघ बता दिया है, भरतपुर का सारस क्रेन है, भीलवाड़ा का मोर बता दिया, चूरू का काला हिरण बता दिया। अब मुझे बताओ, फटाफट कमेंट करो कि कौन सा यहाँ पर क्या है दोस्तों, बिल्कुल त्रुटिपूर्ण दिया हुआ है। त्रुटिपूर्ण कौन सा है वो आपको पहचान करनी है। तो यहां पर आप सबका उत्तर आ चुका ऑप्शन है, अरे पहला ही गलत है दोस्तों, अलवर जिले का शुभंकर बाघ नहीं है, अलवर और बाघ का लेना देना नहीं कोई भी। ठीक है, तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन है। बाकी आपसे पूछे भरतपुर का शुभंकर तो सारस, भीलवाड़ा का बहुत पूछते हैं मोर है, चूरू का काला हिरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल पूछा है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के में किस जिले में न्यूनतम बाल लिंगानुपात है। यहां पर आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। झुंझुनू, दौसा, अलवर या भरतपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम दोस्तों बाल लिंगानुपात है वो किस जिले का है ना। तो यहां पर आप सबका उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या आ रहा है, झुंझुनू आ रहा है। क्या रहेगा उत्तर बताओ, झुंझुनू ऑप्शन है वो आप सबका सही रहेगा। ठीक है, बहुत गजब के सवाल है भाई साहब। अगला प्रश्न पूछा है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता सर्वाधिक है। फटाफट कमेंट करेंगे। 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है वो अपने कोटा है दोस्तों, और सबसे कम साक्षरता है वो है जालोर जिले की। किसकी है दोस्तों, जालोर जिले की सबसे कम है, और सबसे अधिक है कोटा जिले की। अब यहां पर क्या पूछा, सर्वाधिक का पूछा है, तो क्या आएगा उत्तर बताओ। बिल्कुल कोटा ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य की पहली रेल आगरा फोर्ट से कहां तक चली थी। अगर बात करें दोस्तों राजस्थान की पहली रेल के बारे में, पहली रेल दोस्तों चली थी वो आगरा फोर्ट से लेकर कहां तक चली थी बताओ। राजस्थान की जो पहली रेल चली थी दोस्तों वो आगरा फोर्ट से बादीकुई, आगरा फोर्ट से बादीकुई के बीच में चली थी। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान की आपको क्या बताना है, साक्षरता दर बतानी है कि 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है। 67.1, 79.2, 63.6, 68.1। तो राजस्थान की साक्षरता दर दोस्तों है वो है 67.1%। ठीक है, ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर, ऑप्शन ए आप सबका सही रहेगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन ध्यान रखना भाई, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल इसी टाइप से आएंगे। मैं आपको बार बार नहीं कहना चाहता हूं, इसलिए ध्यान से देख लेना। इस क्लास को हल्के में बिल्कुल मत लेना। अब जो क्लासें आ रही है सारी क्लासें मैं आपको वादा करता हूं कि इन क्लासों में से सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, क्योंकि अगर आपने पहले हमारी क्लास ज्वाइन नहीं की कोई बात नहीं, अगर अब से हमारी क्लास आप डेली रेगुलर ज्वाइन करते हो तो 100% आपको परिणाम मिलने वाला है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर कितनी है ना। लेडी साक्षरता दर आपसे पूछी है, महिलाओं में अगर आपसे पूछे तो फटाफट कमेंट करेंगे कि राजस्थान की महिला साक्षरता दर है वो यहां पर आपको बताना है। फटाफट कमेंट करिए, फटाफट चलिए, बहुत बढ़िया। आप सबके कमेंट का मुझे इंतजार, जैसे ही आप कमेंट करोगे मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, तो राजस्थान की महिला साक्षरता दर है वो है 52.12, 52.12 कह सकते हो आप, क्योंकि पॉइंट के बाद है ना संख्या को अपन 1-2 कह सके। ठीक है, साथ में काउंट नहीं करते। तो यहां पर आपका आएगा कि 52.12% है वो दोस्तों क्या है, राजस्थान की महिला साक्षरता दर है। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है ना। सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला आपको बताना है जिला कौन सा है। राधे कृष्ण, बिल्कुल राधे कृष्ण, राधे कृष्ण भाई साहब, फटाफट कमेंट करेंगे कि न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है वो राजस्थान का कौन सा हो जाएगा। तो यहां पर आप सबका भी उत्तर आ चुका है कि भाई यहां पर आपका उत्तर रहेगा जालोर जिला। जालोर में महिला साक्षरता भी क्या है, बिल्कुल कम दोस्तों है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की पुरुष साक्षरता दर सबसे कम थी। यहां पर 2 जिलों में से बताना है कि पुरुष साक्षरता वाले जिले है, जहां पर पुरुष साक्षरता है वो कम है दोस्तों, है ना। पुरुष साक्षरता कम वाले जिले हैं वो आपको बताने हैं कि कौन कौन से हो जाएंगे। और मैं आपको पहले बता रहा हूं, इस जनगणना टॉपिक से आपको बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले एग्जाम में, इसलिए जनगणना टॉपिक को रट के जाना एग्जाम में। ठीक है, तो यहां पर आएगा बांसवाड़ा प्रतापगढ़। क्या आएगा, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ आएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है। महिला की तो 52.12 या 52.12% है। बट अगर आपसे पूछे कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो राजस्थान की जो अगर आपसे पूछे पुरुष साक्षरता दर दोस्तों है तो वो अपने हो जाएगी बिल्कुल 79.2, बिल्कुल है ना।
इज्जत रख ली भाई साहब। कितने दोस्तों हैं? 79.2 है। जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी सही है। अगला सवाल, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण लिंगानुपात, बिल्कुल ग्रामीण साक्षरता गांव में पूछा भाई साहब, और गांव में तो आपको पता है कम ही होगी, तो फटाफट कमेंट करेंगे। ग्रामीण महिला साक्षरता दर आपसे पूछिए। राजस्थान की ग्रामीण महिला साक्षरता दर दोस्तों है वो अभी वर्तमान में 2011 के अनुसार अगर आपसे पूछे तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा 45.8। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले भाई साहब, आपके लिए रक्षाबंधन का स्पेशल ऑफर चल रहा है। जो विद्यार्थी BSTC की जारी कर रहा है, ये लो ऑफर, ये पूरा कोर्स मात्र दोस्तों आपको है ना, जो बच्चे कह रहे हैं दीपा, बिल्कुल यहाँ पर रक्षाबंधन का ऑफर कहाँ पर है, तो ये लो आपके लिए मैं रक्षाबंधन का स्पेशल ऑफर दे रहा हूँ दोस्तों। BSTC का कोर्स आपको मिलेगा मात्र 666 में। 666 मतलब 666 में। आप फोर्थ ग्रेड वालों नाराज मत हो जाओ, आप भी, आपके लिए भी पूरा कोर्स है ये स्पेशल ऑफर दोस्तों, कि आपको चतुर्श्रेणी का पूरा कोर्स मात्र 449 रुपए में मिलने वाला है। और ये कोर्स है ना बहुत ऑफर कम समय के लिए है। कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी, बट ये ऑफर है ना वो कम समय के लिए। ठीक है, और जो हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी की जारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट वाला कोर्स मात्र दोस्तों आपको यहाँ पर 288 रुपये में मिलने वाला है। सबसे सस्ता कोर्स और सबसे बेस्ट कोर्स आपको हमारे पास मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर लो। अगर दूसरे से पेमेंट करवाना चाहते हो तो देखो हेल्पलाइन नंबर है, इनसे कांटेक्ट करें। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो भाई साहब, एक बार आप चेक करो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारी फैमिली दोस्तों है ना, हमारी यूट्यूब फैमिली है वो बहुत जल्द 6 की होने वाली है। 6 लाख की फैमिली है वो पूरी होने वाली है। तो देखो इसमें बहुत कम सदस्य बचे हुए हैं, 1000-2000 ही है। तो बिल्कुल आप क्लास अगर देख रहे हो तो बढ़िया तरीके से सब्सक्राइब करो, ताकि आपको और भी क्लासें भी आती रहे और बढ़िया आपकी पढ़ाई चलती रहे। ठीक है, यहाँ पर बताएंगे दोस्तों आप सभी विद्यार्थी, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित किया गया। फटाफट कमेंट करेंगे, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर स्थापित किया गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है सारे के सारे, तो साथ साथ में कमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल आप सबका यहाँ पर उत्तर आ चुका। ऑप्शन नंबर ए जोधपुर, क्या आएगा? जोधपुर। राजस्थान राज्य में इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट कहाँ पर है? कमेंट करेंगे साथियों आप सभी। राजस्थान राज्य में इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट ये कहाँ पर है, ये आपको बताना है। इंस्टीट्यूट ऑफ दोस्तों आपको लीडरशिप डेवलपमेंट है, ये भी अपने कहाँ पर है? ये अपने जयपुर में। जो भी जयपुर कमेंट कर रहा है जयपुर सही है। अगला पूछा, आपदा कितने प्रकार की होती है? कमेंट करेंगे आज भाई, आपदा के प्रकार पूछे आपसे। आपदा होती है वो कितने प्रकार की हो सकती है? तो आपदा होती है 2 प्रकार की। आपदा के प्रकार कितने होते हैं? 2 दोस्तों। अगला पूछा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। कंप्लीट मॉडल पेपर है, कहीं भी आपको नहीं जाना है, भागना नहीं है दोस्तों, क्लास को पूरा देखना, मैं आपको पहले बता रहा हूं। ठीक है, तो देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये किस वर्ष लागू हुआ था? बताओ भाई साहब। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आपका लागू हुआ था वो दोस्तों अपने लागू हुआ था कब? बिल्कुल 1986 में। जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है ए सही है। निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ है? भीमलाट विजय स्तंभ कहां पर है बताओ? राजस्थान में भीमलाट विजय स्तंभ है वो कहां पर स्थित है? फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। तो भीमलाट का विजय स्तंभ दोस्तों है वो है बयाना भरतपुर में। कहां पर दोस्तों है? बयाना भरतपुर। तो इसे राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ क्या कहते हैं? राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है वो कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, चित्तौड़ के किले में कौन सा मंदिर मूलतः एक सूर्य मंदिर है? फटाफट कमेंट करेंगे। चित्तौड़ किले को क्या बोलते हैं? राजस्थान का गौरव कहा जाता है। तो यहां पर बताना इस किले में कौन सा मंदिर दोस्तों मूल रूप से एक सूर्य मंदिर था। चित्तौड़गढ़ किले का कौन सा मंदिर दोस्तों एक मूल रूप से क्या था? सूर्य मंदिर था। तो वो बिल्कुल अपना किला था, वो था कालिका माता मंदिर। कौन सा दोस्तों? कालिका माता मंदिर का। अगला पूछा है दोस्तों आपसे, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? एक समान दोस्तों क्या बने हुए? 9 महल। अगर आप एंट्री करते हो अंदर तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं किस महल से आया था, कहां से बाहर जाऊंगा। भूल भुलैया टाइप का है, पूरा म्यूजियम टाइप का है। ठीक है, तो एक समान 9 महल है वो नाहरगढ़ दुर्ग में। नाहरगढ़ किले में क्या बने हुए हैं दोस्तों? एक समान 9 महल बने हुए हैं।
अगला पूछा है मिलान करने का सवाल है। यहाँ पर एक तरफ तो लोक देवता है, एक तरफ तीर्थस्थल है। मैंने आपको लोक देवता का पूरा दोस्तों टॉपिक अच्छे से पढ़ा रखा है। अगर आपने लोक देवता वाली वीडियो नहीं देखी है तो लोक देवता देख के जाना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे, ठीक है ना। लोक देवता वीडियो अपलोड कर दी थी मैंने। यहाँ पर तलीनाथ जी का संबंध दोस्तों है, वो कहाँ से है? तेजा जी का संबंध दोस्तों अपन को पता है परबतसर नागौर से। देवनारायण जी का संबंध दोस्तों आसीद भीलवाड़ा से। बाबू जी का संबंध दोस्तों कोलू फलोदी से। और तलीनाथ जी का संबंध है पांचोटा जालोर से। आई बात समझ में दोस्तों? तो यहाँ पर जो आपका कोड बनेगा वो कोड बनेगा 1 2 फिर 4 फिर 3, है ना। 1243 जो कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला पूछा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ क्या है? चित्र शैलियां हैं और उनके चित्रकार हैं, है ना। किशनगढ़ शैली का चित्रकार कौन है इसमें से? बीकानेर शैली का चित्रकार कौन है? ऐसे आपको पहचान करनी है। चलो हाँ जी, फटाफट कमेंट करो, यहाँ पर फटाफट कमेंट करो। चित्रकार है वो आपको यहाँ पर देखना है और एक तरफ शैलियां हैं, इनको देख देख के बताना आपको। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। आपको एग्जाम में ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर मैंने कोड दिए नहीं है, आप कोड बना लो यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पर अगर अपन देखा जाए कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले किशनगढ़ का संबंध है नियालचंद से, तो लिखो 2। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़े, बीकानेर शैली का संबंध है अलीराज से। फिर मेवाड़ शैली का संबंध साहिबुद्दीन से है। और पीछे बचा मारवाड़ शिवदास। तो यहाँ पर क्या बनेगा? 2314 कोड बनेगा। इस प्रश्न का कोड बनेगा 2314। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता दो फिर। अगला है मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नार नृत्य खेलने की परंपरा कहाँ कर प्रचलित थी? बताओ भाई। नार नृत्य दोस्तों, कौन सा नृत्य यहाँ पर है? नार नृत्य खेलने की परंपरा है, वो कहाँ पर प्रचलित थी? नार नृत्य के बारे में सुना है क्या आपने कभी? नार नृत्य खेलने की दोस्तों परंपरा थी, वो पहले कहां पर प्रचलित थी? तो नार नृत्य थी मांडल में। कहां पर? मांडल में दोस्तों। अगला मिलान करने वाला सवाल फिर से पूछा है कि नौटंकी कहां की प्रसिद्ध है? रमत किस क्षेत्र की है? तमाशा किस क्षेत्र का? और तुर्रा कलंगी किस क्षेत्र की है? फटाफट कमेंट में आने दो भाई। मिलान करने वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, इसको हल्के में बिल्कुल न ले। ऐसे प्रश्न को हल्के में न लेना आपको बिल्कुल भी, ठीक है। तो नौटंकी का संबंध दोस्तों है वो धौलपुर से है, लिखो 4। रमत का संबंध बीकानेर से है 2। तमाशे का संबंध जयपुर से है 3। तुर्रा कलंगी मेवाड़। तो यहाँ पर कोड बनेगा बिल्कुल क्या बनेगा? 4231 कोड बनेगा। 4231 बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, वेरी गुड। अगला पूछा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उसके कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? यहाँ पर बताना है सही कौन सा है दोस्तों। अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया, निर्जल एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया, निर्लज्जा एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी। यहाँ पर देखो चारों में से 3 तो गलत हैं, एक सही है। पहचान करना हिंदू त्योहार, और यहाँ पर दोस्तों आपको बताए हुए इनमें से बताना है कि हिंदू त्योहारों के बारे में कौन सा यहाँ पर गलत है। फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। चलिए भाई साहब उत्तर आने दो फटाफट तरीके से। तो आप सबका यहाँ पर उत्तर आ रहा है कि गुरुजी यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर तो काम टेढ़ा है। क्यों काम टेढ़ा है? यहाँ पर दोनों सही है दोस्तों, पहला ही सही है और दूसरा भी सही है। यहाँ पर 1 व 2 है वो सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला प्रश्न पूछा है तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बताओ राजस्थान में तारकसी के आभूषण है, उसके लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है दोस्तों? राजस्थान में तारकसी के आभूषण, तारकसी के गहने हैं वो नाथद्वारा के। और नाथद्वारा कहां पर है दोस्तों? नाथद्वारा है वो अपने राजसमंद जिले में है, ठीक है। आगे बढ़े, दामन आभूषण स्त्रियों द्वारा किस भाग में पहनती है? मतलब दामनिया जो दामन आभूषण होता है ना, दामन आभूषण महिलाएं किस भाग में पहनती है वो आपको बताना है। तो दामना महिलाओं का आभूषण होता है जो कि उंगली में पहना जाता है। कहां पर दोस्तों? उंगली में पहना जाता है। अरे जाना कहीं नहीं
अभी तो लंबी चलेगी क्लास, क्योंकि अभी साइंस बाकी पड़ी है, कंप्यूटर बाकी पड़ा है। ठीक है, तो ध्यान से देखो इस क्लास को, आगे करंट के क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। देखो इस क्लास से पूरा आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई पेपर कितना कैसे बनता है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। प्रश्नों का लेवल देख लो, यही लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। राजस्थानी संस्कृति में औलंदी क्या है ना? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा कि नववधु के साथ जाने वाली स्त्रियां लड़की होती है, उसे क्या कहते हैं? औलंदी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वंश भास्कर का लेखक है? अगर बात करें वंश भास्कर के बारे में कि वंश भास्कर लिखने वाला कौन था, बताओ। लक्ष्मण नैण, महेंद्र जी हैं, भोमाराम जी है, यहाँ पर पीयू जी हैं, चिया राठौड़ हैं, मंजू खिचर हैं, डिम्पल पालीवाल हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, मेरी बात को समझो। वंश भास्कर है वो है सूर्यमल मिश्न की, किसकी है उस रचना? वंश भास्कर रचना है वो सूर्यमल मिश्न की रचना है। ठीक है, अगला पूछा है कि निम्न में से कौन से स्थान पर राजस्थान में अब तक सबसे प्राचीन पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? बताओ भाई, सबसे पहले या सबसे प्राचीन पशुपालन के दोस्तों आपको बताना है प्रमाण कहां से मिले हैं। देखो भाई लाइक कम है, इतने सारे स्टूडेंट लाइव देख रहे हो तो फटाफट तरीके से क्लास को क्या करें, एक बार बढ़िया तरीके से क्लास को लाइक एंड शेयर कर दो, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब कर लो, ताकि अपने आज क्या हो जाए, बिल्कुल आज या कल में अपने 6 लाख की फैमिली पूरी हो जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दोस्तों, राजस्थान में सबसे प्राचीन जो पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं वो कौन सी सभ्यता से मिले हैं, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आप सबका उत्तर आ चुका है। ऑप्शन क्या आ रहा है सबका, बताओ। आप सबका ऑप्शन आ रहा है ए, बागोर। बागोर में क्या मिले दोस्तों? पशुपालन के सबसे प्राचीन साक्ष्य। सूची ए को सूची 2 से मिलान कीजिए। शासनकाल है और यहाँ पर एक तरफ क्या है, राजा है। कि भाई किस राजा का शासनकाल कितना चला था दोस्तों, किस राजा का शासनकाल कितने समय तक चला था, वो आपको मिलान करनी है। सबसे पहला है राव बीका। राव बीका का शासनकाल है 1465 से 1504। ठीक है, बात करें राव लोणकरण की तो इसका शासनकाल था बिल्कुल यहाँ पर है 1505 से लेकर 1526। ठीक है ना, 1505 से 1526। अगर बात करें राव जयसिंह के बारे में तो यहाँ पर 1526 से 1541। लोणकरण लास्ट में, बिल्कुल 1541 से 1574। तो यहाँ पर आपका कोड बनेगा 2 4 1 3। क्या बनेगा यहाँ पर कोड आपका? 2413 कोड बनेगा। क्या बनेगा कोड बताओ? 2413 कोड बनेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला बताओ, अंग्रेजों ने अमीर खां को किस वर्ष टोंक के नवाबों की मान्यता प्राप्त की थी? फटाफट कमेंट करें कि अंग्रेजों ने अमीर खां को है ना किस वर्ष टोंक के नवाब की मान्यता प्रदान की? अंग्रेजों ने दोस्तों अमीर खां को बताना है किस वर्ष टोंक के नवाबों की आपको मान्यता प्राप्त कर दी थी इनको। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। तो यहां पर भी आपका उत्तर रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन बी, 1817 में। कब? 1817 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी को दोस्तों है ना अंग्रेजों ने क्या कर दिया? नवाब घोषित कर दिया। देश हितैषणी सभा कहाँ स्थापित हुई थी? एक सभा दोस्तों है जो कि बहुत प्रसिद्ध सभा है। ये सभा बहुत ही फेमस दोस्तों है, जिसका नाम है देश हितैषणी सभा, और इसकी स्थापना हुई थी उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में। राजस्थान में भील और ग्रासीय लोगों को संगठित करने के लिए सम सभा की स्थापना किसने की थी? राजस्थान में सम सभा की स्थापना 1883 में दोस्तों गुरु गोविंद ने की थी। किसने की दोस्तों? गुरु गोविंद ने की थी, भीलों के सामाजिक उत्थान के लिए। ऑप्शन ए सही है। अगला पूछा, निम्नलिखित में से गलत गुम कौन सा है? करौली प्रजामंडल त्रिलोकचंद माथुर, बीकानेर प्रजामंडल पंडित है ना नारायण हरि, मेवाड़ प्रजामंडल बलवंत सिंह मेहता, झालावाड़ मांगलाल भवय। आई बात समझ में आपको कि भाई गलत कौन सा है यहाँ पर? अरे बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी वो किसने की थी, आपको पता है क्या? नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ। वो था दोस्तों अपने मगराम वेद। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करने वाला कौन था? मगराम वैद्य। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा आपसे, राजस्थान को सुनेल टप्पा निम्नलिखित किसकी अनुशंसा पर मिला था? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान को सुनेल टप्पा निम्न में से किसकी अनुशंसा पर मिला था? भारतीय संविधान, पी सत्यनारायण राव समिति, शंकर राव समिति, या राज्य पुनर्गठन आयोग? ये भी बहुत गजब का सवाल है, फटाफट कमेंट करो।
सुनील टप्पा नियमन में से किसकी अनुसार में मिला था दोस्तों? तो ये अपने मिला था, बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है, राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा। अगला पूछा आपसे, मिलान करना है, समाचार पत्र है और संपादक है कि कौन सा समाचार पत्र किसने छपाया था, है ना। प्राचीन काल में लोग दोस्तों क्या है, समाचार पत्र, आज तो देखो आज तो कम हो गए, पहले हर घर क्या होता था, एक समाचार पत्र होता था। बट आज आपको पता है कि जो मोबाइल है, इंटरनेट का जमाना आ गया है, तो समाचार पत्र बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा समाचार पत्र है, वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। मिलान कीजिए, चलो भाई मिलान करते हैं, ठीक है, मिलान करते हैं फटाफट तरीके से। आप भी साथ साथ में मिलान करो और मैं भी मिलान कर लेता हूं। सबसे पहला है राजस्थान पत्रिका है, वो है दोस्तों यहाँ पर लक्ष्मण सिंह, ठीक है। राजस्थान समाचार है, वो है समर्थ तांडान, ठीक है। यहाँ पर अपना सर्वहित है, ये है दोस्तों यहाँ पर अपना राम प्रताप शर्मा। आगे बाण जयनारायण व्यास, तो कोड बनेगा 4123, क्या बनेगा 4123 कोड बनेगा। 4123 कोड आ रहा है क्या आपका भी? बहुत बढ़िया, 4123 आ रहा है, शानदार शानदार, मजा आ गया भाई, बिल्कुल वेरी गुड। ऐसी ऐसी क्लास डेली मैं लेके आता रहता हूँ, तो शाम को 9 बजे लाइव आ जाना मेरे साथ में आप डेली। और एक क्लास सुबह मॉर्निंग 8 बजे आएगी, कल सुबह 8 बजे मॉर्निंग राजस्थान जीके की बहुत अच्छी क्लास आने वाली है, तो उसमें भी आपको आना है। हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में, है ना, भारतीय संघ में माह एवं विलय कब हुआ था? यहाँ पर महीना और वर्ष बताना है कि हैदराबाद रियासत दोस्तों है वो भारतीय संघ में कब मिली थी। हैदराबाद रियासत का आपको बताना है भारतीय संघ में माह एवं वर्ष में विलय हुआ। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों हैदराबाद रियासत के बारे में, तो ये नवंबर 1948 में, नवंबर 1948 में भारतीय संघ में शामिल होती है। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान उल्लेखित है? नागरिकता का दोस्तों जो उल्लेख मिलता है वो संविधान के यहाँ पर बताना है किस प्रावधान में मिलता है, बताओ। संविधान की जो नागरिकता प्रदान की हुई है संविधान में दोस्तों, वो अपने को की हुई है, वो दोस्तों की हुई है ऑप्शन है भाग बी में या भाग 2 में, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला है संविधान के किस भाग में जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से उल्लेखित किया गया है? यहाँ पर बताना है कि संविधान के कौन से भाग में दोस्तों जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से बताया गया है। किस तरीके से बताया है दोस्तों, यहाँ पर विस्तार से बताया गया है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर भी आपका उत्तर रहेगा, वो रहेगा दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। किसमें दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बताया हुआ है। अगला सवाल आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? राष्ट्रपति शासन राजस्थान में अब तक कुल 4 बार लागू हो चुका है। कितनी बार दोस्तों? 4 बार। अब बताओ ये जो लागू होता है ना राजस्थान में, जो आपका राष्ट्रपति शासन लागू होता है दोस्तों, वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो वो होता है अनुच्छेद 600, बिल्कुल अनुच्छेद, सॉरी बिल्कुल अनुच्छेद दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा 360। बताओ क्या आएगा, फटाफट कमेंट करो। 360 भी आ रहा है, 362 भी आ रहा है ना। राष्ट्रपति शासन दोस्तों लागू होता है ना, वो होता है अनुच्छेद, चलिए ऑप्शन सी भी आप सबका आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है साथियों, है ना। आज तो आप सबके क्या किया, धुआंधार तरीके से कमेंट किया है। तो यहाँ पर आप सबका उत्तर रहेगा 356। अनुच्छेद 356 के तहत क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ फिर। अगला देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले भाई, हाँ, मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका के किस वाद में प्रतिपादित है? यहाँ पर बताना है मूल संरचना का सिद्धांत है वो न्यायपालिका के किस वाद में प्रतिपादित किया हुआ है? मूल संरचना, मूल संरचना का जो दोस्तों प्रावधान है वो न्यायपालिका के किस प्रतिपादन में किया गया है? मूल संरचना, फटाफट कमेंट करें सभी विद्यार्थी यहाँ पर। तो बिल्कुल आपका जो आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पर वो रहेगा केशवानंद भारती में। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट प्यून की तैयारी कर रहा है, हाईकोर्ट प्यून का पूरा कोर्स मात्र आपको 288 में मिलने वाला है। अभी रक्षाबंधन का ऑफर है दोस्तों, इस ऑफर को मैं 1 दिन के लिए बढ़ा रहा हूं, तो जिसने भी कोर्स नहीं लिया वो कोर्स ले लेना। कंप्लीट कोर्स आपको मात्र 288 में मिलेगा। अगर दूसरे से पेमेंट करना है ना तो इस हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करें। अगला पूछा है भारत के स्वतंत्रता के तुरंत बाद, है ना, आपको बताना है भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास
या बरकतुल्ला खान? फटाफट कमेंट करेंगे। तुरंत बाद पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ये आपसे पूछ रहा भाई साहब। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले मुख्यमंत्री थे, वो यहाँ पर कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत की स्वतंत्रता के बाद पहले मुख्यमंत्री दोस्तों थे हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। अगला है राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राजस्थान उच्च न्यायालय के आपको बताना है पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले दोस्तों मुख्य न्यायाधीश थे, वो थे के वर्मा। कौन? के वर्मा। अगला है किस अधिनियम द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है? आपको यहाँ पर क्या बताना है दोस्तों कि किस अधिनियम द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया, वो आपको बताना। अधिनियम कौन सा? अधिनियम की पहचान करनी है आपको। तो क्या करना है आपको यहाँ पर? अधिनियम की पहचान करनी है। तो वो अधिनियम दोस्तों है, वो है अधिनियम आपका बिल्कुल ऑप्शन बी। क्या आएगा? आपदा अधिनियम 2005 के तहत। अगला पूछा है राजस्थान राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? योजना बोर्ड का जो दोस्तों अध्यक्ष होता है ना, वो कौन होता है? राजस्थान राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है दोस्तों मुख्यमंत्री। ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सा यौगिक अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है? ये देखो साइंस का सवाल, साइंस से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक अम्ल है वो वर्षा का मुख्य कारण होता है। चलिए, तो वो दोस्तों यौगिक है, उसका नाम है अपने सल्फर डाइऑक्साइड। क्या आएगा? सल्फर डाइऑक्साइड आएगा। अगला पूछा दोस्तों आपसे कौन सी धातु शरीर के तापमान पे पिघल जाती है? शरीर के तापमान से पिघल जाती है भाई साहब, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? शरीर के तापमान पे पिघलने वाली धातु होती है वो होती है गैलियम। गैलियम है ना, ये शरीर के तापमान पे पिघल जाता है। वह बिंदु जिस पर परावर्तित किरणें एकत्रित होती है या पतित होती है, मतलब बताना है कि ऐसा बिंदु जिस पर क्या होती है और उसको परावर्तित किरणें एकत्रित होती हो या पतित होती हो, उसे क्या कहते हैं? जिस बिंदु पर परावर्तित किरणें एकत्रित होती है दोस्तों या फिर क्या होती है? पतित होती है, उसे क्या कहते हैं? तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है, उसे कहा जाता है फोकस। क्या कहते हैं? फोकस कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन की इकाई है ना, किसे कहा जाता है? फटाफट कमेंट करेंगे आप सभी विद्यार्थी। यहाँ पर जीवन की जो इकाई है वो किसे कहा जाता है? तो वो होती है कोशिका। कोशिका क्या है दोस्तों? जीवन की इकाई है। अगला है नाड़ी की सामान्यतः दर कितनी होती है ना? नाड़ी की आपको बतानी सामान्य दर। नाड़ी की क्या बतानी है आपको यहाँ पर दोस्तों? सामान्य दर बतानी है। चलो बताओ। तो नाड़ी की सामान्य दर होती है 70 से 80 बार प्रति मिनट। 70 से 80 बार प्रति मिनट क्या होती है? नाड़ी की दर होती है। 6 नवंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? करंट का सवाल पूछा आपसे दोस्तों। पीएम विद्या योजना है ना, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, वो आपको बताना है। पीएम विद्या लक्ष्मी मुख्य योजना है, इसका जो उद्देश्य बताया गया है वो है उच्च शिक्षा हेतु क्या करना दोस्तों? वित्तीय प्रोत्साहन। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी? अक्टूबर 2024 में बनी है, उसका बताना आपको कि राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष अक्टूबर 2024 में कौन बनी है। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है, आप सबका उत्तर आ चुका है यहाँ पर ऑप्शन बी विजया किशोर राहटकर। ठीक है, बी उत्तर आपका सही है। अगला पूछा है केंद्रीय सरकार की है ना जल संचय जन भागीदारी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिल्कुल आपको बताना है केंद्र सरकार की योजना ही बहुत प्यारी, जल संचय जन भागीदारी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ इसका उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य दोस्तों है वो अपने हो जाएगा जल संरक्षण और पुनर्भरण करना। ठीक है, रन फॉर यूनिट है ना, रन फॉर यूनिट मैराथन का आयोजन 31 अक्टूबर को किस उद्देश्य से किया गया था? एक दोस्तों मैराथन का आयोजन हुआ था, रन फॉर यूनिट मैराथन का आयोजन कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 31 अक्टूबर को। तो इसका टारगेट क्या था? रन फॉर यूनिट का दोस्तों जो मैराथन का टारगेट था वो बिल्कुल टारगेट था राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने के लिए। क्या करना दोस्तों? एकता दिवस मनाना। श्वेत क्रांति 2.0 का मुख्य उद्देश्य है, वैसे तो अपन को पता श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से, बट ये श्वेत क्रांति क्या है दोस्तों? 2.0 है।
फटाफट कमेंट करेंगे। श्वेत क्रांति 2.0 का मुख्य उद्देश्य था, वो यहाँ पर था दोस्तों, उत्पादन करना, बिल्कुल, पशु संसाधन, सहकारी दूध उत्पादन के लिए सशक्तिकरण। ठीक है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। पहला राष्ट्रीय गोपालक सम्मेलन है ना 26-28 मार्च 2025 को कहाँ पर आयोजित किया गया था? पहला बताना है दोस्तों, राष्ट्रीय गोपालक सम्मेलन हुआ था ना, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन दोस्तों हुआ था बिल्कुल अपने जयपुर में। सॉरी, ठीक है, जो भी यहाँ पर जयपुर कमेंट कर रहा है, जयपुर ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, पंचायत स्तर पर युवाओं को रोजगार के सही विकल्प दिखाने के लिए कौन सा नया केंद्र खोला जाएगा? है ना, पंचायत स्तर पर दोस्तों युवाओं को रोजगार के नए विकल्प दिखाने के लिए क्या खोला जाएगा, बताओ फटाफट ऑप्शन में से चयन कीजिए। तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा दोस्तों, वो बिल्कुल ऑप्शन बी रहेगा, कैरियर गाइडेंस सेंटर खोला जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी क्लास थी। अब फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। आप सबने इस क्लास को ध्यान से कंप्लीट देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अभी वैसे जिन बच्चों ने कोर्स नहीं लिया वो कोर्स ले ले, ज्वाइन कर ले दोस्तों। मात्र ये कोर्स आपको मिलेगा 449 में। ठीक है ना, ये देखो कल लास्ट दिन है ऑफर का। वैसे तो आज दिन था लास्ट, पर आपकी डिमांड थी कि सर एक बार ऑफर और रखो, तो ये ऑफर है वो कल तक हम रख रहे हैं। BSTC का कोर्स 666 और हाई कोर्ट का कोर्स प्यून वाला मात्र 288। ठीक है, अगर दूसरे से पे करना तो देखो नंबर देख लो। जिसने भी कोर्स नहीं लिया कोर्स ले लो, बढ़िया शानदार तैयारी होगी। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, यूट्यूब पे भटक रहे हो, यूट्यूब पे टेस्ट दिया करो इन प्रश्नों से, बट थ्योरी वगैरह नोट्स वगैरह हमारे ऐप में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बाकी आप कमेंट कर दो कि यह क्लास आपको कैसी लगी। फटाफट कमेंट करें सभी विद्यार्थी, क्लास कैसे लगी बताओ। चलो, नाइस क्लास मोतीनाथ, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सुनीता मीणा, गुन्नू जी, ममता बोल रही थैंक्स, बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अजय कुमार है यहाँ पर। हाँ सर, लाइव कितने बजे आती है? ये क्लास लाइव आती है 9 बजे, सुबह 7 बजे, सुबह 8 बजे, फिर दोपहर 2 बजे, फिर शाम को 9 बजे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।